तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्विच एंगल, और ये सारे पॉइंट हमारे जो है स्विच से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉसिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले ये इसमें लास्ट पॉइंट बचा हुआ है स्विच एंगल, तो इसके बारे में हम जानेंगे। स्विच एंगल, अब इसमें नाम से ही शो कर रहा है कि ये एक एंगल के बारे में बात कर रहा है। अब वो एंगल कैसे कहाँ से फॉर्म होता है वो हम बाई इमेज समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ड्रा करें, ये हमारी हो गई स्ट्रोक रेल। फिर इसके बाद ये इससे हमारी टंग रेल टच में होती है लाइक दिस। ठीक है, स्विच एंगल क्या होता है? ये स्टॉक रेल का रनिंग फेस और टंग रेल का जो रनिंग फेस होता है, आपस में जो भी एंगल क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्विच एंगल। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, स्विच एंगल कैन बी डिफाइंड एज अ एंगल मेड बाय रनिंग फेस of stock rail and tongue rail। ठीक है, स्विच एंगल हमने देखा। अभी हम बात करेंगे, और ये तो हो गया डिफिनेशन, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? अल्फा से। तो अल्फा अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो अल्फा इक्वल टू हील डाइवर्जेंस डिवाइड बाय टंग रेल लेंथ। क्लियर है? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके यहाँ पे क्या होता है कि ये पोर्शन फिक्स हो जाता है, और ये डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती? हील डाइवर्जेंस कहलाती। और ये पोर्शन, ये लेंथ हमारी क्या रहती है? लेंथ ऑफ द टंग रेल। तो ये हमारा अल्फा जो भी बनेगा वो क्या होगा? हील डाइवर्जेंस डिवाइड बाय टंग रेल लेंथ। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉसिंग से रिलेटेड पॉइंट के बारे में। ठीक है, अभी तो हमने बात किया था ये स्विच से रिलेटेड। स्विच किस चीज़ से बना बना होता है? स्टॉक रेल और टंग रेल से। ठीक है, स्टॉक रेल और टंग रेल से स्विच बनता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रॉसिंग के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्यूट एंगल क्रॉसिंग क्या होती है, फिर उसके बाद क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। मेनली हम 3 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो कोल्स मेथड होता है, फिर उसके बाद सेंटर लाइन मेथड होता है, आइसो स्केल ट्रायंगल मेथड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ टर्नआउट के बारे में। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। फिर उससे रिलेटेड हम टाइम अगर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भी हमने कॉन्सेप्ट अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे एक्यूट एंगल क्रॉसिंग के बारे में। ठीक है, तो क्रॉसिंग पहले बना लेते हैं लाइक दिस।
और ये हमारा ये हमने कहाँ से लिया है, यानी इसलिए जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो कुछ हमने इमेज लगाई थी। देखिए ये पोर्शन हम बना रहे हैं, ये हमारा है क्रॉसिंग। ठीक है, अब इसी को हम, इसका पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टी एन सी। टी एन सी का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉसिंग एंगल से। ठीक है, क्रॉसिंग एंगल से। अब इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉसिंग एंगल थीटा। तो यहाँ पे हम अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होता है कि हम क्रॉसिंग एंगल को हेडिंग डालेंगे एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, या तो हम इस थीटा से रिप्रेजेंट करें, या फिर एक टर्म होता है नंबर ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, या तो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर नंबर ऑफ क्रॉसिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, या इट कैन बी represented by either the angle that the gaze faces of two rail makes with each other। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गेज फेस कौन सा है, ये वाला और ये वाला। ये जो गेज फेस एक दूसरे के साथ जो एंगल क्रिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलते हैं, और क्रॉसिंग तो इस पोर्शन को बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्रॉसिंग का जो एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ठीक है, थीटा क्या होता है, गेज फेस ऑफ टू रेल्स एक दूसरे के साथ जो एंगल क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग विद ईच अदर। ये तो हो गया एक तरीका थीटा से रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ नंबर विच इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ क्रॉसिंग। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड either by the angle that the gauge faces of two rail makes with each other, or by the number which is represented by n। अब n को अगर हम डिफाइन करें, नंबर ऑफ क्रॉसिंग, नंबर ऑफ क्रॉसिंग n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, द स्प्रेड एट द लेग ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, स्प्रेड एट द लेग ऑफ क्रॉसिंग, एट द लेग ऑफ क्रॉसिंग डिवाइड बाय the length of the crossing, the length of the crossing at TNC। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे
क्या क्या मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने का। अभी तो हमने देख लिया कि या तो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या तो फिर हम करेंगे इसको एन से, ठीक है, क्रॉसिंग नंबर ऑफ द क्रॉसिंग से। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होते हैं हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्स मेथड। हेडिंग डालते हैं डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट क्रॉसिंग एंगल। फर्स्ट वन इज कोल्स मेथड। कोल्स मेथड को ही हम और एक नाम से जानते हैं राइट एंगल मेथड। राइट एंगल ट्रायंगल मेथड। और एक बात जानने की वाली है यहाँ पे, जो हमारे इंडियन रेलवे में जो मेथड यूज होता है यही कोल्स मेथड ही यूज होता है। इंडियन रेलवे में जो मेथड यूज होता है कोल्स मेथड। तो दिस मेथड is adopted by our Indian Railway। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया कि इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल मेथड। तो इसमें जो भी क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, ये हमारा हो गया राइट एंगल। ये अगर हम कहें थीटा और इसको कंसिडर करें एज अ 1, ये हो गया हमारा n। तो यहाँ से हम क्या निकल के आएगा हमारा, अगर हम tan थीटा निकालें, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार 1/n। तो एक तो इसको, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थीटा इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/n, या फिर इसी को कह सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स n। राइट, ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स n। अब इसके लिए जो भी एक पर्टिकुलर n के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो इंडियन रेलवे में यूज होता है वो कुछ वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, वो हम मेंशन कर देंगे आपको, और एग्जाम में भी ये वैल्यू पूछी जाती है, तो थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश करिए। तो अगर हम कहें क्रॉसिंग नंबर, क्रॉसिंग नंबर, फिर उसके बाद एंगल ऑफ क्रॉसिंग, नेक्स्ट कहाँ पे यूज होती है, तो यूज्ड इन। ठीक है, क्रॉसिंग नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, फिर वो कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1/6। 1/6 इसका अगर हम थीटा निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 डिग्री 27 मिनट 44 सेकेंड। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमारा सिमेट्रिकल स्प्लिट होगा, सिमेट्रिकल स्प्लिट, इन सिमेट्रिकल स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 1/6 का। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे 1/8.5, 1/8 1/2। इसके लिए एंगल की वैल्यू कितने निकल के आती है, 6 डिग्री 42 मिनट 35 सेकेंड। ये कहाँ पे यूज होता है, स्टेशन यार्ड पे यूज होता है, जहाँ पे स्पेस कम होता है, स्टेशन यार्ड जहाँ पे स्पेस कम होता है। एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी यहाँ से कि 1/6 का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम 6 मीटर
लेंथ में जाते हैं तो स्प्रेड कितना हो जाता है 1। ठीक है, यहाँ पे 8.5 मीटर हम अगर लेंथ में जाते हैं तो स्प्रेड कितना हो जाता है 1 का। तो जहाँ पे सबसे कम स्पेस होगा वहाँ तो इस वैल्यू को हम सबसे कम अडॉप्ट करेंगे। तो ये जो है इन सिमेट्रिकल स्प्लिट में, और 1:8.5 का अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे यूज होता है, इन स्टेशन यार्ड, जहाँ पे स्पेस क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो इन स्टेशन यार्ड वेयर स्पेस इज लिमिटेड। नेक्स्ट, अगर और एक चीज इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर जितना भी हम इस वैल्यू को कम लेंगे, एन की वैल्यू को जितना हम कम रखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ज्यादा निकल के आ रही है। थीटा की वैल्यू हमारी ज्यादा निकल के आ रही है। ज्यादा निकल के आ रही है तो यहाँ पे जो भी पेरेंट ट्रैक था, अब उससे इसको एक ज्यादा एंगल पे इसको टर्न लेना पड़ेगा। तो ज्यादा एंगल पे अगर टर्न लेना पड़ेगा तो वहां पे हमको स्पीड क्या होगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर इसी की वैल्यू, एन की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो थीटा की वैल्यू कम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रेन जो है पेरेंट ट्रैक से जो न्यू ट्रैक है इस पे जाने के लिए कम एंगल पे इसको मोड़ना पड़ेगा। तो हम ज्यादा स्पीड के साथ हम ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ले जा सकते हैं। तो अगर हम एन की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो थीटा की वैल्यू कम आएगी, और वहां पे जो परमिसिबल स्पीड होगी उस एंगल पे ज्यादा रख सकेंगे। अगर एन की वैल्यू कम होगी, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, एन की वैल्यू कम होगी, थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वहां पे हम स्पीड क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 1:12 की। तो 6, 8.5, 12। तो इसमें एंगल ऑफ क्रॉसिंग कितना निकल के आएगा, 4 डिग्री 45 मिनट 44 सेकेंड। ये कहाँ पे यूज होता है, स्टेशन यार्ड ऑफ मेन लाइन। स्टेशन यार्ड ऑफ मेन लाइन। ठीक है, मेन लाइन कह रहा है, इसका मतलब कि अगर यहाँ पे क्या है कि स्पीड ठीक ठाक रहेगी, तो 1:12 हमने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट हम बात करें 1:16 की। 1:16 की, तो 1:16 में ये एंगल कितना निकल रहा है, 3 डिग्री 34 मिनट 35 सेकेंड। तो ये क्या होता है कि हाई स्पीड के अगर टर्नआउट्स हैं, हाई स्पीड के टर्नआउट्स हैं कहाँ पे, ब्रॉड गेज और मीटर गेज पे, तो वहां पे हम 1:16 अडॉप्ट करते हैं। तो हाई स्पीड टर्नआउट ऑन ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। ठीक है, तो ये वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग कहाँ पे इसका यूज होता है ये हमने मेंशन कर दिया है, और इसको ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम पे डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा पहला मेथड, कोल्स मेथड। इसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल मेथड कहते हैं। अब हमारा एंगल ऑफ क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, सेंटर लाइन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, सेंटर लाइन, सेकंड सेंटर लाइन मेथड। पहले में हमने देखा कि उसको राइट एंगल ट्रायंगल मेथड बोलते हैं, तो हमने क्रॉसिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेंटर लाइन मेथड की तरह। तो सेंटर लाइन मेथड का मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी हम क्रॉसिंग होगी उसको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर हम कंसीडर करें लाइक दिस। ठीक है, अब इसको अगर इंग्लिश में कुछ और टर्म बोलते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा। इसको हम सिमेट्रिकली एक ऐसी एक्सिस कंसीडर करेंगे जो इस ट्रायंगल को सिमेट्रिकली डिवाइड करती है। तो ये हो जाएगा θ/2, और इधर भी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा θ/2। टोटल डिस्टेंस ये अगर हम माने 1/2, सॉरी 1, टोटल डिस्टेंस अगर माने हम इसकी 1, तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/2, इधर भी 1/2,
क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम देखें तो tan θ/2 लिखेंगे इसको, tan θ/2, tan θ/2, और ये डिस्टेंस जो होती है सेंट्रल लाइन, इसी को हम कंसिडर करते हैं एज n। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई n, तो tan θ/2 इजकल टू 1/2n, तो cot θ/2 इजकल टू कितना हो जाएगा ये 2n, तो यहाँ से थीटा इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू कॉट इनवर्स 2n। क्लियर है इतना? ये हो गया हमारा सेंट्रल लाइन मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड में क्या किया हमने कि जो क्रॉसिंग थी उसको हम एक एक्सिस में कंसिडर किया जो कि उसको इक्वली डिवाइड कर रही थी, सेंट्रली डिवाइड कर रही थी, तो आधा आधा एंगल हो जाएगा θ/2 θ/2, और जो डिस्टेंस लेग पे हमारी जो डिस्टेंस स्प्रेड निकल के आती है वो 1 कंसिडर करते हैं, तो 1 की करस्पॉन्डिंग आधी अगर डिस्टेंस हम माने तो कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से हमारा निकल के आता है थीटा इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स 2n। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसो स्केल ट्रायंगल मेथड। नेक्स्ट हमारा आइसो स्केल ट्रायंगल मेथड। अब ये क्या कहता है? आइसो स्केल सेम लगभग कॉन्सेप्ट हमारा ऊपर वाला रहेगा सेंट्रल लाइन मेथड की तरह, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले हम इमेज बना लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया, इसको हम इक्वली डिवाइड कर लें। ऊपर वाले में हम इस डिस्टेंस को n ले रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आइसोस्केल ट्रायंगल मेथड होगा उसमें हम इस डिस्टेंस को n कंसिडर करें। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, इधर भी 1/2, और ये हमारा θ/2, और ये हमारा θ/2, राइट। तो यहाँ से अगर हम बात करें n क्या है, यहाँ पे कर्ण है, n हमारा कर्ण है। कर्ण समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं? तो अगर हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, सॉरी रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये जो हमने अभी डिस्टेंस, ये लेंथ चले इसको बोलते हैं कर्ण। ये हो गया, अगर अगर ये थीटा हुआ तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन θ/2, साइन θ/2 इक्वल टू लंब 1/2 बटे आधार n, सॉरी लंब बटे कर्ण, तो n, तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक θ/2 इक्वल टू 2n, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक इनवर्स 2n। क्लियर है चीजें? तो ये हमारे तीनों मेथड हो गए, इस तरह से हम क्रॉसिंग को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा मेथड था इसमें? पहला राइट एंगल मेथड या कॉल्स मेथड, जो कि हमारे इंडियन रेलवे के द्वारा यूज होता है। नेक्स्ट हमारा बात करें तो सेंट्रल लाइन मेथड, फिर उसके बाद आइसोस्केल ट्रायंगल मेथड। ठीक है, अब यहां से एक नोट आप लिख सकते हैं। नोट क्या है कि जो हम इस क्रॉसिंग पे जो स्पीड ट्रेन के अलाउ करते हैं वो कितनी अलाउ करते हैं, तो इसको लिखें स्पीड ऑफ द ट्रेन allowed on crossing is less than the 2.4 times of
नंबर ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ क्रॉसिंग n की वैल्यू होगी उससे 2.4 से ज़्यादा हम स्पीड अलाउ नहीं करते। ठीक है, इससे कम ही वैल्यू होगी। अब कुछ वैल्यू है उनको हम मेंशन कर देते हैं कि अगर एग्जांपल हम लें तो फॉर 1 in 8.5 स्पीड अलाउड ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इज 16 kmph। ठीक है, 16 kmph फॉर 1 in 6 speed allowed on broad gauge track is 6, ये हो जाएगा हमारा 1 in 12, 1 in 12 को, तो इसके लिए 24, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 kmph। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कितना ले रहे हैं 2 टाइम्स ले रहे हैं। मैक्सिमम कितना जा सकते थे 2.4 टाइम्स। 2.4 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होता है, और नॉर्मली हम देखा कि 8.5 के केस में या 12 के केस में कितना ले रहे हैं 2 टाइम्स ले रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इस अलाउबल स्पीड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और कहें तो लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ टर्नआउट के बारे में। ठीक है, डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ टर्नआउट। टर्नआउट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग किस लिए, टू प्रोवाइड फैसिलिटी या फैसिलिटेट द ट्रेन टू चेंज इट्स ट्रैक फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि टर्नआउट का इस्तेमाल क्या होता है, एक तो ये पॉइंट और क्रॉसिंग के मिल के बना होता है, और दूसरी चीज़ ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि ट्रेन के ट्रैक को चेंज करने के लिए। अब ये तो हो गया कि डिजाइन कैलकुलेशन, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वो टर्म्स हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन। उससे पहले हम टर्म्स आते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ये हमारी हो गई ट्रैक, और दिस इज द, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं होगा हिल, ये हो गया टो, ये हो गया हील। ये अगर हम टी से रिप्रेजेंट करें तो ये हील हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो भी ये ट्रांजिशन हुआ वो कर्व्ड पाथ है। ठीक है, ट्रांजिशन हुआ है यहाँ पे वो कर्व्ड पाथ है। फिर यहाँ से हम क्या देखेंगे, दूसरा हमारा ट्रैक कहीं से लाइक दिस ऐसे होगा, और सेंटर लाइन अगर हम मार्क करें तो इट विल गो लाइक दिस। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, इसका कुछ पर्टिकुलर रेडियस होगा, तो ये हमारा हो गया आउटर रेडियस। ठीक है, इसको हम कहें आर नॉट, और ये हो गया हमारा इनर रेडियस या सेंटर रेडियस, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आई होप चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम अभी आगे के टर्म जो डिफाइन करेंगे तो चीज़ें पूरी ही क्लियर हो जाएंगी। इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व लीड के बारे में। ठीक है, कर्व
लीड, इसको हम कहते हैं CL। नेक्स्ट हम देखेंगे स्विच लीड। ये हो गया हमारा स्विच लीड, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SL से। और थर्ड वन हम बात करेंगे लीड के बारे में, ठीक, इसको केवल हम लीड बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। तो इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म। एक तो कर्व लीड क्या होता है, फिर स्विच लीड क्या होता है, फिर लीड क्या होता है, ये वन बाई वन हम देखेंगे। ये हमारा, ये तो क्लियर है, ये टो ऑफ स्विच है, ये आपका हील ऑफ स्विच है। ओके, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व लीड के बारे में। CL क्या होता है कर्व लीड? तो इट इज अ डिस्टेंस अलोंग द स्टॉक रेल, ये तो स्टॉक रेल है। इट इज अ डिस्टेंस अलोंग द स्टॉक रेल बिटवीन टू ऑफ स्विच, ठीक है, इसको हम टू ऑफ स्विच कह सकते हैं, एंड TNC। यहाँ पे ये कुछ ऐसे क्रॉसिंग बनाएगा, तो ये पॉइंट क्या है हमारा? TNC है, राइट। तो बिटवीन टू ऑफ स्विच एंड TNC, तो इट इज द डिस्टेंस along the स्टॉक रेल, ठीक है। पहले तो ये क्या है, एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसी डिस्टेंस? किसके अलोंग? स्टॉक रेल के अलोंग, बिटवीन टू ऑफ स्विच या टू ऑफ टंग रेल, है ना, स्विच TCH, एंड TNC, ठीक है, क्लियर। तो एक कर्व्ड वाला ना लेके हम स्ट्रेट पोर्शन कंसीडर करते हैं इसमें कर्व लीड के लिए। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। स्टॉक रेल के करस्पॉन्डिंग हम स्टॉक रेल के अलोंग हम जो है लेंथ कंसीडर करते हैं, कहाँ से कहाँ तक? जहाँ पे हमारा टंग रेल का टू टच होता है, और नेक्स्ट जो इनर रेल हुई, या कह सकते हैं कि दूसरी जो स्टॉक रेल या अपने पेरेंट ट्रैक का दूसरा ट्रैक जो होता है, वहाँ पे जो क्रॉसिंग क्रिएट होती है, वहाँ तक के पॉइंट की डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये हो गया कर्व लीड। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्विच लीड। स्विच लीड SL से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या डिस्टेंस होती है कि टो से शुरू होती है, हील पे खत्म होती है, अलोंग दी स्टॉक रेल, ठीक है। तो लेंथ अलोंग दी स्टॉक रेल बिटवीन टो ऑफ स्विच एंड हील ऑफ स्विच, ठीक है, टो ऑफ स्विच एंड हील ऑफ स्विच। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी कौन सा टर्म बचा? लीड। थर्ड वन लीड। लीड को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, तो ये भी हम किसके अलोंग कंसीडर कर रहे हैं? स्टॉक रेल के। किसके किसके बीच में? हील ऑफ द स्विच और TNC के बीच में, ठीक है। तो लेंथ अलोंग द स्टॉक रेल बिटवीन हील ऑफ स्विच एंड
टीएनसी। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया सारी चीजें। अभी इसमें तीनों टर्म हमने डिफाइन कर लिया, कर्व लीड, स्विच लीड और। तो अभी हम इस फिगर से लीड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने सारे टर्म बता दिए थे, लीड क्या होती है, सॉरी कर्व लीड क्या होती है, लीड क्या होती है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्विच लीड क्या होती है। तो इन टर्म को हमने डिफाइन कर दिया है लास्ट लेक्चर में, अभी हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस अज्यूम करेंगे। केस 1, इसमें क्या कर रहा है कि हम पूरे जो भी हमारा ये कर्व है, ये जो पोर्शन है, इसको हम पूरा कर्व्ड लेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे व्हेन कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टो ऑफ द स्विच एंड एंड ऑफ एट द टीएनसी। जब कर्व क्या हो रहा है, व्हेन कर्व इज स्टार्टेड फ्रॉम टो ऑफ स्विच। ठीक है, टो ऑफ स्विच एंड इंड्स एट टीएनसी। इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी से स्टार्ट हो रहा है और बी पॉइंट पे फिनिश हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है और बी पॉइंट पे फिनिश हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से हो गया स्विच एंड इन डाटा टीएनसी। तो क्या निकल के आता है कि कर्व्ड पोर्शन, जो हमारा फुल पोर्शन जो है इस कर्व्ड है। फुल पोर्शन कैसा है, कर्व्ड है। फुल पोर्शन इज कर्व्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको निकालने क्या है, कर्व लीड। तो अब हम देखेंगे कर्व लीड के बारे में। तो कर्व लीड यहाँ से देखें, अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं सी ए बी का, सी ए ट्रायंगल सी ए बी। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो टेन थीटा बाई टू, कैसे थीटा बाई टू, हमने देखा कि जो यहाँ पे टीएनसी पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, थीटा। अब थीटा यहाँ पे हो रहा है तो डी पे वही अगर लाइन खींचेंगे तो कितना बनाएगा, थीटा बाई, सॉरी थीटा बनाएगा। लेकिन ये जो हमने रेड कलर में मार्क किया है लाइन, ये क्या करेगा, इस एंगल को डिवाइड करेगा थीटा बाई टू और थीटा बाई टू में। ठीक है, थीटा बाई टू और थीटा बाई टू। तो यहाँ पे अगर ये थीटा बाई टू हुआ, बी पे ये थीटा बाई टू हुआ, तो सी पे भी ये लाइन, रेड वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी स्टॉकरेल के साथ, थीटा बाई टू। तो अगर यहाँ से हम टेन थीटा बाई टू कंसिडर करते हैं तो क्या होता है उसके लिए, लंब बटे आधार। आधार, ठीक है, तो लंब क्या होगा यहाँ पे, जी, आधार क्या होगा यहाँ पे, सी एल। तो यहां से सी एल निकल, सी एल बराबर कितना हो जाएगा, जी अपान टेन थीटा बाई टू। अगर थोड़ा से पीछे का रिकॉल करें अगर आप, ठीक है, पीछे का रिकॉल करेंगे तो टेन थीटा बाई टू बराबर क्या निकल आया था हमने सिमिलर ट्रायंगल मेथड से, वन अपन टू एन। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सी एल इक्वल टू जी अपान वन अपान टू एन। तो सी एल की इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू जी एन। कर्ल कितनी निकल के आए, टू जी एन। ठीक है, अब इसी को अगर हम दूसरे अप्रोच से देखें, अनदर मेथड यूज करें, अनदर मेथड। ठीक है, अब अनदर मेथड यूज करने के लिए हम इसी फिगर के साथ रेफरेंस में देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया पुराना फिगर हमारा। और जो अभी नेक्स्ट जिस पे हम बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे एक सर्कल।
ठीक है। और हम ये भी समझेंगे कि जो ये हमारा ग्रीन सा पोर्शन दिख रहा है, या हम कहें तो ये जो हमारा कर्व्ड पोर्शन दिख रहा है, उसको हम इसी सर्कुलर कर्व का एक पार्ट समझेंगे। ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम इसको कहें बी, और ये हमारा हो गया सी, यहाँ से बी उठाया और यहाँ से सी उठाया, तो ये हो गया बी और सी। तो ये जो कर्ड पोर्शन हुआ, ये हमारा सर्कल का एक कर्ड पोर्शन होगा। ठीक है। अब इतना तो नहीं रहता है ये चीज़, थोड़ा सा अगर इसको हम थोड़ा एडजस्ट करें तो ये लाइन, हाँ, समझने के लिए इसको हम ड्रा कर सकते हैं थोड़ा से ऊपर। ठीक है, ये ले लें, और इस पोर्शन को हम थोड़ा से खिसका के कर ले नीचे इसके पास। अभी तो क्लियर है। ठीक है। अगर इसको हम ड्रॉ करें लाइक दिस, ये कहीं यहाँ आएगा, और ये पोर्शन क्या, बी और सी पोर्शन हमारा जो है कर्ड पोर्शन शो कर रहा है। तो यहां से हम देखेंगे अगर, तो बी और सी हमारा यही कर्व पोर्शन है। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा, और ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, गेज के बराबर। ठीक है, ये डिस्टेंस गेज के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से जो बी और ये कहें तो ई, ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे, ये हमारा सी एल के बराबर है, कर्व लीड के बराबर है। ठीक है, ये हमारा सी एल के बराबर है। तो सी एल हो गया ये। अब ये सी एल हो गया तो ये भी सी एल होगा। अब हम सर्कल के प्रॉपर्टी से अगर निकालें, सर्कल के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि g इंटू ये पोर्शन कितना बचेगा, 2r माइनस जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा g इंटू 2r माइनस जी इंटू सी एल इंटू सी एल। तो ये हो जाएगा सी एल का स्क्वायर इक्वल टू 2r g माइनस का जी स्क्वायर। अब g ऑलरेडी छोटी वैल्यू होती है तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो सी एल स्क्वायर बराबर हो जाता है, सी एल स्क्वायर बराबर, सॉरी, 2gr। अब यहां से सी एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gr। तो एक तो मेथड ये है सी एल कैलकुलेट करने का, और एक हमने देखा सी एल बराबर 2gn। ठीक है, रेडियस का इस्तेमाल करते हुए अंडर रूट 2gr निकल के आता है। अगर हम नंबर ऑफ क्रॉसिंग से निकालते हैं तो सी एल इक्वल टू 2gn निकल के आता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर हमको रेडियस फाइंड करना हो, क्या हमको रेडियस फाइंड करना हो, तो अभी हम इस फिगर की बात करेंगे। ठीक है, इस फिगर में देखिए, रेडियस अगर हमको फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, रेडियस इक्वल टू ये टोटल ये वाली। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है के बराबर है, एक तो इतना पोर्शन हो गया जी का, और ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि क्या है के बराबर है, सी एल के। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना मिस कर दिया हमने, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो थीटा बना रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, सेम यही एंगल यहाँ पर भी बनेगा थीटा। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे भी बनेगा थीटा। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो इसको हम कह सकते हैं कि रेडियस आर इक्वल टू जी प्लस, अगर पहले हम इसमें बात करें तो सी ई प्लस ई ओ। राइट, अब यहाँ से सी तो हो गया जी के बराबर, और ई यू
ईओ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, हमको ये पता है 90 डिग्री, इधर थीटा पता है, तो हमको कौन सी डिस्टेंस पता है, सीएल पता है यहाँ पे, तो इसके लिए हम निकाल लगा सकते हैं tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू लंब, लंब कौन सा हो जाएगा, सीएल बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा, ई ओ, तो यहां से ई ओ बराबर क्या हो जाएगा, सी एल कॉट थीटा, ई ओ बराबर कितना हो जाएगा, सी एल कॉट थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सी एल कॉट थीटा आर इक्वल टू। अब एक चीज और, जो हमने सी एल सॉरी कॉट थीटा हमने निकाला है, तो कॉट थीटा को हमने आगे किसके बराबर निकाला था, इस चीज को, ये निकला था कॉट थीटा इक्वल टू एन के बराबर, तो यहां से हो जाएगा आर इक्वल टू जी प्लस सी एल इंटू एन, और सी एल का है के बराबर होता है, सी एल हमने लास्ट अभी देखा, सी एल बराबर टू जी एन, टू जी एन होता है, तो यहां से हो जाएगा आर इक्वल टू जी प्लस टू जी एन इंटू एन, सॉरी एन, तो आर इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस टू जी एन स्क्वायर, टू जी एन स्क्वायर, तो अगर जी हम यहाँ से कॉमन लें, या इसी को ऐसे लिखा रहने दे, जी प्लस टू जी एन स्क्वायर, लेकिन जो हमारी इंडियन रेलवे है ना, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यूज करती है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे बाय इंडियन रेलवे आर इक्वल टू 1.5 जी यूज होता है, 1.5 सॉरी जी प्लस टू जी एन स्क्वायर, क्लियर है, बराबर, ठीक है, अब इसको ऐसे तो 1.5 जी प्लस टू जी एन स्क्वायर, ओके, 5, ये हमारे इंडियन रेलवे के द्वारा यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ से आर निकल आया और हमारा कर्व लीड भी निकल आया, अभी हमको क्या चाहिए, स्विच लीड चाहिए, क्या चाहिए, स्विच लीड, तो स्विच लीड के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को, स्विच लीड वाला कहाँ है, ये वाला पोर्शन है, इसको नेक्स्ट दूसरी पेन से अगर हम बात करें, ये पोर्शन हमारा स्विच लीड वाला है, अगर इसको भी हम सर्किल का एक पोर्शन समझे, सर्किल का एक पोर्शन समझे, अगर सर्किल हम बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा, और ये जो पोर्शन हुआ इसको हम कह सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने, यहाँ पे नाम नहीं दिया तो नाम दे देते हैं इसको, सी इधर, इधर दे देते हैं एफ, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सी, और ये हो गया एफ, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, कर्व लीड के बराबर, सॉरी कर्व लीड के बराबर नहीं, ये हो गया स्विच लीड के बराबर, ये स्विच लीड, ये स्विच लीड, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा निकल के आएगा काहे के बराबर, डाइवर्जेंस, स्विच डाइवर्जेंस बोलते थे ना उसको, इसको हम बोलेंगे स्विच सॉरी हील डाइवर्जेंस, ठीक है, ये काहे के बराबर होगा, हील डाइवर्जेंस के बराबर, ठीक है, यहां से इतना क्लियर है, अगर ये हम सेंटर कंसीडर करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r माइनस डी, ठीक है, अब यहां से सर्किल का प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, d इंटू 2r माइनस डी
इक्वल टू एस एल का स्क्वायर। तो एस एल का स्क्वायर बराबर सेम वही डी इंटू डी, डी स्क्वायर बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से 2r इंटू डी निकल के आएगा। तो एस एल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2r डी। इतनी चीजें क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, स्विच लीड। अभी अगर हमसे लीड कैलकुलेट करने के पूछे, अगर लीड बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, कर्व लीड माइनस एस एल, ठीक है। तो ये तो हमारी वैल्यू इससे निकल आएगी। तो हमने लीड भी निकाल लिया, कर्व लीड निकाल लिया, स्विच लीड निकाल लिया, हमारे सारे जो भी टर्म्स थे सारे पूरे हो गए। अगर यहाँ से बात करें कोई कि सेंट्रल रेडियस की बात करें, कौन सा, सेंट्रल रेडियस, इस वाली वैल्यू की, ठीक है, ये सेंट्रल रेडियस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ से देख लीजिए, इमेज से ही देख लीजिए। तो ये क्या है, सेंट्रल रेडियस, यहाँ से ये आर सी कह सकते हैं इसको, ठीक है, आर सी। अब आर सी यहाँ भी है तो आर सी यहाँ भी होगा। टोटल कितना था, आर था। तो अगर आर में से हम इतनी डिस्टेंस घटा दें, और इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, जी बाई 2, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेंट्रल रेडियस निकल जाएगा। तो सेंट्रल रेडियस जो होगा, रेडियस इक्वल टू आर सी बराबर आर नॉट माइनस जी बाई 2। तो अभी हमने सारे कॉन्सेप्ट इस लेक्चर से रिलेटेड देखे, और अभी हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्स होल सेटिंग आउट अ टर्न आउट ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक आर, नंबर ऑफ क्रॉसिंग दे रखा है 1 in n के फॉर्म में 1 in 12, और हिल डाइवर्जेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। द कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम टो ऑफ द स्विच एंड इंड एट टीएनसी। जो भी हमने अभी लास्ट डिस्कस किया ना कि पूरा पोर्शन हमारा कैसा है, कर्व है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टो एंड टो ऑफ द स्विच एंड इंड एट द टीएनसी। फिर क्या क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करो कर्व लीड, आउटर रेडियस, स्विच लीड, लीड और सेंट्रल रेडियस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो अगर हम इसको देखें सॉल्यूशन में, गिवन क्या क्या है, एक तो n की वैल्यू 12, स्मॉल d की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, इसको हम अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.12 मीटर। फिर इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है ब्रॉड गेज के बारे में बात कर रहा है, तो जी की वैल्यू भी हमको पता है। जी की वैल्यू कितना कंसीडर करेंगे इसमें, 1.676 या फिर 1.75, तो 1.75 मीटर, ठीक है। जी कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, सेंटर से सेंटर, जो भी हमारी रेल की पटरियाँ हैं उसके सेंटर से सेंटर तक, तो 1.75। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नंबर 1, कर्व लीड। तो कर्व लीड बराबर क्या था, सी एल इक्वल टू 2g(n). तो यहाँ से सी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी 1.75 इंटू एन कितना है 12, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगा, सी एल इक्वल टू निकल के आएगा, सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1.75 इंटू 12, ठीक है। ये हो जाएगा 42 मीटर। टोटल कर्व लीड की वैल्यू निकल के आ रही है 42 मीटर। अब हम बात करेंगे सेकेंड, आर नॉट की, आउटर रेडियस। ठीक है, तो आउटर रेडियस में हमने क्या देखा था, आउटर रेडियस हमारा आर इक्वल टू निकल के आया था जी प्लस 2gn², ठीक है। लेकिन हम यूज क्या करेंगे यहाँ पे, हम इंडियन रेलवे में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको लगाएंगे यहाँ पे। तो g की जगह पे हम 1.5g रखेंगे, ठीक है, g की जगह पे 1.5g
5G, और हम सारा सेम रखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि आर नॉट इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 1.5 इंटू जी प्लस 2G एन स्क्वायर। तो 1.5 इंटू जी 1.75 इंटू 2 सॉरी प्लस 2 इंटू 1.75 इंटू एन 12 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितने निकल के आएगी, सॉल्व करो इसको। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.75 प्लस का 2 इंटू 1.75 प्लस का सॉरी मल्टीप्लाई 12 इंटू 12, तो 506.625 506.625 ये हो गया हमारा मीटर में रेडियस ऑफ दी। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, ये तो हमारा आउटर रेडियस निकला है। नेक्स्ट हम सीएल सॉरी एसएल, एसएल क्या था, स्विच लीड, स्विच लीड एसएल। तो ये क्या निकल के आया था, एसएल इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू डी, सॉरी जी नहीं, 2 इंटू आर नॉट इंटू डी। तो 2 अंडर रूट में आर नॉट कितना है 506.625 इंटू डी कितना नहीं है यहाँ पे, डी अपना सेंटीमीटर में दे रखा था 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको डी हमने मीटर में चेंज किया था तो 0.12, तो ये हो जाएगा 0.12। चलिए इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 2 इंटू 506.625 इंटू 0.12 11.027 11.027 ये हो गया एस एल इसको। अब इसे में अगर कोई पूछे कि लीड कितना होगा, थर्ड हम देखेंगे लीड, लीड एल, ठीक है, और लीड बराबर क्या होता था, लीड बराबर होता था कर्व लीड माइनस एस एल। कर्व लीड कितना निकल के आया था 42, 42 माइनस ये हो गया 11.027, कितनी वैल्यू निकल के आएगी ये 42 माइनस 11.027 30.973 30.973, ठीक है, ये हो गया हमारा लीड। और क्या पूछ रखा था, सेंट्रल रेडियस। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल, सेंट्रल ही बोलते हैं ना, हाँ सेंट्रल रेडियस। तो ये कितना होता है आर इक्वल टू, या आर सी से रिप्रेजेंट करें तो आर नॉट माइनस जी बाई 2। तो आर कितना निकल के आया था 506.625, यस 506.625 माइनस जी कितना होता है 1.75 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना आर सी की वैल्यू 506.625 माइनस का 1.75 डिवाइड बाई 2, 505.75 505.75, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। अब नेक्स्ट जो भी इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ नहीं, स्विच के टाइप हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं तो वो भी हम देखेंगे, और फिर हमारा ये लेक्चर हो जाएगा ख़त्म। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्विचेस के बारे में, ठीक है। स्विच हमने देखा क्या होता है। अब
इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्विच क्या होता था, एक कॉम्बिनेशन होता था टंग रेल और स्टॉक रेल का, ठीक है। अभी हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ स्विचेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें स्टब स्विच की, ठीक है। हमने देखा कि जो स्विच होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। कैसे, ये अगर हम स्टॉक रेल है हमारे पास और एक हम, ये हमारी हो जाती है, ठीक है, टंग रेल। इसमें हमने देखा कि टंग रेल जो है कि एक टेपर्ड रेल होती है, एक एंड पे थिनर पोर्शन और एक एंड पे जो है उसका फुल विड्थ अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मली हम जिसके बारे में अभी बात करते हुए हैं। लेकिन स्टब स्विच में क्या होता है कि हम ये जो पोर्शन हमने यूज किया है टंग रेल, इसमें टंग रेल का कोई प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम स्टॉक रेल देते हैं और ये हमने दे दिया तो दो सेम थिकनेस की रेल है, ठीक है। इसमें टंग रेल का नाम का कोई चीज़ नहीं होता, इसमें मेन जो रेल होती है बस उसी को हम थोड़ा सा इधर और थोड़ा से इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टब स्विच में क्या होता है, टंग रेल नहीं होती है, नॉर्मल जो रेल होती है बस उसी को हम मूव कराते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ स्विच, इन दिस टाइप ऑफ स्विच no separate tongue rail is provided, is provided, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, कोई सेपरेट टंग रेल हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एंड सम पोर्शन ऑफ द ट्रैक एंड सम पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज मूव्ड साइड टू साइड, ठीक है, साइड टू साइड, साइड टू साइड। इसमें मेन रेल का ही एक जो आगे का टच करने वाला पोर्शन है उसी को हम या तो इधर या तो उधर करके हम अपना पर्पस फिल करते हैं। इसमें टंग रेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और एक चीज़ खास बात की, ऐसे जो स्विचेस हैं स्टेप स्विच, वो अभी हम हमारी इंडियन रेलवे ने हटा दिया है, अभी ये यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉट यूज नाउ डेज, हाँ। क्या कह सकते हैं, दिस टाइप ऑफ द स्विचेस इज, दिस टाइप ऑफ switches are outdated, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे, ये तो हो गया एक टाइप स्टेप स्विच के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे स्प्लिट स्विच के बारे में। क्या, स्प्लिट स्विच, ठीक है। अब इसमें हम टंग रेल का रोल लेके आएंगे, ठीक है, इसमें हम टंग रेल यूज करेंगे। तो कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ स्विचेस टंग रेल इज यूज, टंग रेल इज यूज्ड, ठीक है। और these are
these can be classified in two parts. These can be classified in टू पार्ट्स. ठीक है, अब वो दो पार्ट कौन से होते हैं? नंबर वन, एक तो होता है लूज हील टाइप. ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आर्टिकुलेट टाइप. आर्टिकुलेट टाइप, ये तो लूज हील हो गया. अब लूज हील में क्या होता है कि जो जो ये टंग रेल है, आगे अगर हम बात करें, ये हमारी लीड रेल हो गई. ठीक है, ये लीड रेल के साथ फिश प्लेट से जुड़ी हुई होती है. ठीक है, फिश प्लेट से जुड़ी. कितने लेते हैं? 6 लेते हैं. 1 2 3 4 5 और 6, 6 फिश बोल्ट लगते हैं नॉर्मल केस में. अब इसमें मैंने देखा नहीं. ठीक है, तो ये इतना जानिए कि ये फिश प्लेट के साथ जुड़ी हुई होती है लीड रेल से. ठीक है, तो इन दिस टंग रेल is connected with wheel, sorry, not wheel, lead rail by fish plate. ठीक है, ये फिश प्लेट के द्वारा जो है लीड रेल से कनेक्ट होती है. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, फिक्स्ड हील टाइप. इसको हम फ्लेक्सिबल और स्प्रिंग टाइप भी बोलते हैं. स्प्रिंग टाइप. अब इसमें क्या होता है, फिक्स्ड हील में क्या होता है कि जो टंग रेल है किसी कर्व लीड से नहीं जुड़ी होती है. एक ही रेल होती है, उसी में टंग रेल और उसी में लीड रेल. मतलब कि इसमें अगर ये स्टॉक रेल है, जो टोटल लेंथ होगी, दूसरी अगर ये स्टॉक रेल हम कंसिडर करें, ठीक है, तो ये टोटल लेंथ जो है कवर होती है लीड रेल के द्वारा, सॉरी टंग रेल के द्वारा. ठीक है, तो इसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता है. हाँ, जहाँ पे आपका ये हील आएगा वहाँ पे ये फिक्स तो रहता है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि इसमें ज्वाइंट था, इसमें आपका ज्वाइंट था इस पोर्शन, तो इस पे ज्वाइंट नहीं आता, तो इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड हील. तो इट इज़ अ इम्प्रूवमेंट meant over loose heel type and used with long tongue rail. ठीक है, इसमें हम लोग लॉन्ग टंग रेल इस्तेमाल करते हैं. हाँ, अच्छा एक चीज़ और, जो लूज हील टाइप रहता है, इसमें क्या होता है कि इसका हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम शॉर्ट लेंथ के लिए, ठीक है, शॉर्ट लेंथ के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो इट इज़ suitable for short length switches. क्लियर, ये सुटेबल होता है किसके लिए? शॉर्ट लेंथ स्विचेस के लिए. अब
हमने देख लिया इसके स्विचेस के टाइप के बारे में, कौन कौन से होते हैं। एक तो स्टब स्विच होता है जिसमें कि टंग रेल का इस्तेमाल नहीं होता है, मेन रेल में ही, मेन रेल का ही जो आगे का पोर्शन होता है उसको हम साइड बाय साइड मूव करा के हम अपना पर्पस फिल करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि स्प्लिट स्विच, स्प्लिट स्विच में क्या होता है कि अलग से टंग रेल प्रोवाइड होती है। टंग रेल का आपने काम तो देखा ही था लास्ट लेक्चर में। अभी स्प्लिट स्विचेस में भी दो टाइप मैंने देखी कि एक तो होता है जब टंग रेल जो है लीड रेल के साथ कनेक्ट रहता है फिश प्लेट से, और एक में लीड रेल के साथ कनेक्ट नहीं रहता है, वही टंग रेल जो है लंबी सी टंग रेल रहती है और वही टंग रेल और लीड रेल का पर्पस फिल करती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे विंग रेल के बारे में। ठीक है, विंग रेल कहाँ पे आया था? आप लोग भी अगर नोट्स बना रखे हैं तो उसमें देख सकते हैं जी, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये पोर्शन क्या है? विंग रेल। ठीक है, ये पोर्शन क्या है? विंग रेल। तो विंग रेल का काम यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है विंग रेल का काम? कि हमारे जो ट्रेन की पहिए हैं उसको चैनलाइज करे। ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ, या अगर इधर से आ रही हैं तो इधर की तरफ। तो इसका काम क्या रहता है कि ट्रेन की पहियों को चैनलाइज करने का। तो दीज आर यूज टू, बहुत पढ़ा दिया क्या आप लोग को? हाँ, विंग रेल, दीज आर used to channelize wheel of ट्रेन। ठीक, सिंपल भाषा में इतना चीज समझिए, ये हम जो भी ट्रेन के पहिए होते हैं उनको चैनलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चेक रेल के बारे में। यहाँ पे चेक रेल भी यूज होती है। चेक रेल क्या होता है? क्रॉसिंग के अपोजिट साइड में। ठीक है, अगर ये हमारी क्रॉसिंग है और ये हमारी हो गई विंग रेल, ठीक है, ये हमारी हो गई विंग रेल, तो ये जो इधर वाली स्टॉक रेल होगी यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं कहीं पे चेक रेल। ठीक, ऐसे करके सेम इधर भी हम जाएंगे चेक रेल, नहीं तो पुराना फिगर भी देख सकते हैं हम लोग, पुराना फिगर देख सकते हैं जी। यहाँ पे देखिए, ये जो ये पोर्शन है ग्रीन में जो मैं दिखा रहा हूँ इसको बोलते हैं चेक रेल। ठीक है, यहाँ पे भी ये चेक रेल। अब ये चेक रेल क्या करती है? चेक करती है चेक करने का मतलब कि अगर हमारी ट्रेन पास हो रही है यहाँ से, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो आउटर व्हील को होल्ड करके रखती हैं। तो यहाँ पे ये विंग रेल के ऊपर ना चढ़ जाए। अगर इसमें इसका कंट्रोल नहीं रहेगा, इस वाले पहिए को अगर हम होल्ड करके नहीं रखेंगे तो यहाँ पे चांसेस होता है कि विंग रेल के ऊपर चढ़ जाए या फ्लैंज के ऊपर फ्लैंज चढ़ जाए। पहिए का जो फ्लैंज है बाहरी वाला जो पहिया होती है, तो वो अपने रूट से भटक ना जाए। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसलिए आउटर को हम पकड़ के रखते हैं जिससे हमारे चैनलाइज प्रॉपर वे में हो जाता है। तो ठीक है, एक ये चेक प्रोवाइड करती है कि हमारी पहिया डिरेल ना हो जाए, सिंपल सी बात। ठीक है, तो किसके किसके लिए चेक प्रोवाइड करती हैं? ट्रेन को डिरेल होने से बचाती है, सिंपल सी बात। तो दीज आर यूज टू प्रोवाइड check against
derailment, derailment of wheel of train during crossing process। ठीक है, तो क्रॉसिंग प्रोसेस के दरमियान ये हमारे पहिए को डिरेल होने से बचाती है। ठीक है, तो ये हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। सो थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज़ देखिए इसको और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमें भी लगता है कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है, लेकिन क्या करें क्या ना करें, तो आप लोग अगर अपना सजेशन दे सके तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो थैंक यू गाइज।